आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 6 कर इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। जो भी आप अपने घरों में हर साल देखते होंगे कि दिसंबर माह के अंतिम में हमारे घरों में टैक्स का जो बिल आता है उसके अनुसार हम अपने घर का, मकान का, जो भी जमीन जायदाद जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसका टैक्स जो है सरकार को देते हैं। तो हम ये कर या टैक्स क्यों देते हैं इस पाठ के माध्यम से आज जानेंगे। इस कर और टैक्स को हमको सरकार को देने से हमें क्या फायदा होता है और सरकार को क्या फायदा होता है, इसको हम आज इस पाठ के द्वारा जानेंगे। तो पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। सड़क हो या बिजली, पुल हो या रपटा, बाजार हो या खेल का मैदान, सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, ये सभी स्थान किसी एक व्यक्ति का न होकर सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। अर्थात इनका उपयोग गांव या शहर के सभी व्यक्ति जो है कर सकते हैं। ये सभी सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। मतलब कि हम अपने घरों के आसपास में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और हमारे साथ साथ हमारे आसपास रहने वाले सभी व्यक्ति जो हैं वो भी इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, उसको हम सार्वजनिक सुविधाएं के स्थान या सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, जिनका उपयोग जो है सभी व्यक्ति समान रूप से कर सकते हैं। क्या आपने अपने आसपास की सार्वजनिक सुविधाओं को देखा है? कुछ उदाहरण उसके बताइए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि हम बस से यात्रा करते हैं, रेल से यात्रा करते हैं। तो रेल जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सभी कोई जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने घर का साइकिल, मोटरसाइकिल या अपने घर का कोई कार, फोर व्हीलर जैसे यूज कर रहे हैं तो उसको आप स्वयं यूज करते हैं, ना कि अपने के मोहल्ले में रहने वाले या आपके आसपास के गांव में जो भी रहने वाले हैं वो इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्वयं की वस्तु होती है, हमारी निजी वस्तु होती है, इसलिए हम उसका उपयोग स्वयं करते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं का उपयोग सभी करते हैं उसको हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, उसे सार्वजनिक सुविधाएं की वस्तुएं कहते हैं। इन कार्यों को कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। मतलब कि जो भी कार्य जो हैं, जो सार्वजनिक सुविधाएं की वस्तुएं होती हैं उनको की देख रेख करना, ये सब जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है। इसके अलावा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे पानी की व्यवस्था, अस्पताल खुलवाना, बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाना आदि कार्यों को भी सरकार करती है। इस कार्य के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है। धन की व्यवस्था सरकार कर या टैक्स से करती है। कर सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। सरकार लोगों से कर किस प्रकार प्राप्त करती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कर या टैक्स के बारे में बताया जा रहा है, सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में बताया गया है कि यानी कि जो भी सार्वजनिक सुविधाएं की जो भी चीजें होती हैं उसको सरकार के द्वारा हमें प्रदान की जाती है, चाहे वह अस्पताल हो या बिजली की व्यवस्था हो, सड़क पर पानी की सड़क की व्यवस्था हो या फिर सड़कों पर बिजली की, पानी की जो व्यवस्था हो। इसका उपयोग तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन सरकार के पास में इन सब चीजों के लिए धन कहाँ से आता है? तो ये धन जो है हमारे ही द्वारा दिया गया कर या टैक्स जो होता है उसी के द्वारा वह इन सब कार्यों को करती है। कर सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। सरकार लोगों से कर किस प्रकार प्राप्त करती है, अब इसको देखते हैं। बजट। सरकार को कर या टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती है, यानी कि आय यानी कि आमदनी प्राप्त होती है। इन करों से प्राप्त धन को वह किन मदों में खर्च करेगी यह तय किया जाता है। अब जो भी उसको आमदनी प्राप्त होती है तो वो आमदनी को किस प्रकार से खर्च करती है इसको तय किया जाता है। इस आय व्यय के लेखा जोखा को ही हम बजट कहते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में देखते होंगे कि मम्मी पापा जो भी कार्य करते हैं, जो भी बड़े हमारे होते हैं, जो भी बाहर जाकर के पैसे कमाते हैं, वो हर महीने लेकर के आते हैं और उस पैसे से ही हमारे घर का राशन आता है। हमारे घर में जो भी दूध का बिल हो गया, पेपर का बिल हो गया, बिजली बिल हो गया, राशन का सामान हो गया, इस सारी चीजों के लिए। उसके बाद में कोई बीमार हो रहा है, हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो उनके पढ़ने के लिए, पुस्तक कॉपी के लिए जो भी खर्च होता है, स्कूल का फीस जो होता है, उसके लिए एक बजट बनाया जाता है। उसके अनुसार घर का खर्च जो है चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो भी सरकार को कर से धन प्राप्त होता है उसको वह किस प्रकार से खर्च करेगी यह तय करती है। और इसी आय यानी कि आज जितना पैसा आता है और जितना पैसा खर्च होता है, इसी का जो लेखा जोखा होता है उसी को ही हम बजट कहते हैं। यानी कि घर का जिस प्रकार से बजट होता है उसी प्रकार से हमारे देश का भी एक बजट होता है।
इस बजट में एक तरफ यह बताया जाता है कि किस किस प्रकार के कर लगाने से सरकार को आमदनी प्राप्त होगी, दूसरी तरफ प्राप्त धन को कहाँ-कहाँ लगाया जाएगा, यानी कि कर जो लगाती है हमको कौन से कर लगाने हैं जिससे हमको आमदनी होगी, और दूसरी तरफ इसी कर का उपयोग जो है हमको कहाँ-कहाँ लगाना है यह भी तय करती है। करों के प्रकार, हम सभी लोग किसी न किसी रूप में सरकार को कर देते हैं। एक तो हम अपनी आय, जमीन एवं संपत्ति पर कर देते हैं, और दूसरा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर सरकार को कर चुकाते हैं। कर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अब ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है, जैसे आयकर और संपत्ति कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिस व्यक्ति पर वह कर लगाया जाता है और वह स्वयं उस कर का भुगतान करता है वही जो है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर और संपत्ति कर। आयकर मतलब कि उसका स्वयं का आय, मतलब कि स्वयं की उसकी इनकम कितनी है, कितना ज्यादा वह कमाता है, उसके आधार पर जो है आयकर उसको देना पड़ता है। उसकी कितनी संपत्ति है उसके आधार पर उसको कर सरकार को देना पड़ता है। अब आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनकम टैक्स। आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की आय, आमदनी पर लगाया जाता है। सरकार देश में लोगों के जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। लोगों के जीवन यापन के लिए, यानी कि एक व्यक्ति जो है अपना जीवन सही तरीके से जी सके उसके लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। और अगर कोई व्यक्ति इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करता है तो उसको आयकर देना पड़ता है। कृषि में होने वाले आय पर सरकार ने आयकर में छूट दे रखी है। अब जो भी अगर मान लो बड़ा किसान है, उसके पास बहुत सारी जमीनें हैं और वो कृषि के द्वारा अगर आय प्राप्त कर रहा है तो ऐसे किसानों पर सरकार जो है आयकर में कुछ छूट दे रखी है। इसके अलावा कारखानों या उद्योग धंधे चलाने वाली कंपनियों को कर देना होता है, क्योंकि ये आय के साधन हैं। इस आमदनी में होने वाले खर्चे जैसे कि कच्चा माल, वेतन आदि काट कर जो बचता है उसे कारखाने या कंपनी का मुनाफा कहते हैं। कंपनी के मालिक को इस मुनाफे पर नियमानुसार सरकार को कर देना पड़ता है। अब जो कंपनी का मालिक है, कारखाने का जो मालिक है, उसको किस प्रकार से कर देना पड़ता है, देखिए संपत्ति कर। शहरी क्षेत्रों में जमीन एवं मकान पर नगर निगम कर वसूल करती है। और उसी प्रकार से स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, कार, जो बस, ट्रक है, उसके जो मालिक होते हैं उसको भी कर देना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अप्रत्यक्ष कर। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर तो हम लोग जान गए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर और संपत्ति कर होता है जिसको व्यक्ति स्वयं देता है। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जब हम किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं, कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं तो सरकार उस पर कर लगाती है। यह कर विक्रेता पर लगाया जाता है, परंतु इस कर की राशि को वस्तु एवं सेवा के मूल्यों में जोड़कर वह उपभोक्ता से वसूल कर लेता है। आप लोग कुछ भी सामान खरीदते होंगे जिसमें एमआरपी लिखा होता है, जो पैकेट वाली कोई भी वस्तु होती है उसमें एमआरपी लिखा होता है, तो उसमें जो है एमआरपी के साथ में उसमें कर जो है जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है परंतु उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है, इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्योंकि यह तो है जैसे कंपनी के मालिक है, विक्रेता जो होता है, यह जो भी सामान जो बेच रहा है उस पर यह कर लगाया गया है क्योंकि सामान उसके पास में है, लेकिन वह उस कर के साथ में दूसरे व्यक्तियों को उस वस्तु को बेचता है, तो वह कर किस पर भी लगा, खरीदने वाले पर भी, इसलिए यह अप्रत्यक्ष कर हुआ। जैसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर आदि। आप जैसे कि फिल्में देखने जाते हो तो फिल्म में जब टिकट लेते हो तो उसमें भी कर जुड़ा हुआ होता है, कोई वस्तु खरीदते हो तो उसमें भी कर जुड़ा होता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क, कोई सभी जैसे उत्पादित वस्तु होता है उस पर भी कर जुड़ा होता है। हमारे देश में जुलाई 2017 से जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया। अब विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर को अपनाया गया है। इससे सभी अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो गए हैं। जीएसटी मतलब क्या होता है,
वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात जीएसटी क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। यानी कि जो वस्तु होती है और उसके साथ में जो भी कार्य किए जा रहते हैं, उसमें जो सेवा लगी हुई थी उस पर कर लगा होता है, और इसे पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई है। मतलब कि कहीं कर ज्यादा लग रहा है, कहीं कम लग रहा है, तो कोई अधिक मुनाफा कमा रहा है तो कोई कम मुनाफा कमा रहा है। इसी के कारण से जीएसटी लगा दिया गया, जिसके कारण से पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू हो गई। अर्थात पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत जो है समान होगी, उसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होगी। पहले किसी कंपनी को कार को दिल्ली में खरीदते थे और उसी कंपनी की कार को रायपुर में खरीदते थे, तो दोनों करों की कीमत में अंतर होता था, क्योंकि प्रत्येक राज्य में कर की दर अलग अलग होती थी। अब कोई भी राज्य किसी भी वस्तु पर मनमानी ढंग से कर नहीं लगा सकता। एक देश एक कर के नियम का पालन सभी राज्यों को करना होगा। जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लगाई जाती है जितनी उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और प्रत्येक चरण में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। मूल्य में की गई यह वृद्धि मूल्य संवर्धन कहलाता है। मूल्य संवर्धन क्या होता है, अब इसको भी देख लिए, इसको भी समझ गए होंगे। मतलब कि यहाँ फिर से बता देते हैं, जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है जो किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में उसी हिस्से पर लगाई जाती है जितनी उस वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है। मतलब कि जितना वृद्धि होगा उतना ही उस पर कर लगाया जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, विभिन्न चरणों से होकर गुजरना ही पड़ता है, और प्रत्येक चरण में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि भी होती है। जैसे कि कारखाने में सामान तैयार हो रहा है, कच्चा माल से फिर उसको तैयार माल बना जा रहा है, फिर उसको जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लग रहा है। तो इस प्रकार से कई चार्जेस उस पर लगते हैं, तो प्रत्येक चरण में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती जाती है। कितनी उसमें लागत लगी है वो सारी उसमें जोड़ दी जाती है, तो मूल्य में की गई यह वृद्धि जो होती है इसी को मूल्य संवर्धन कहते हैं। माना जा रहा है कि हमारे देश में जीएसटी के लागू होने से वस्तु की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को वस्तुएं सस्ती दर में सुलभ होगी। इससे लोगों को कर पटाने में सुविधा होगी और सरकार को उनकी कर संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकता की कुछ वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया है, वहीं अन्य वस्तुओं पर 5, 12, 18 और एवं 28% की दर से कर लिया जा रहा है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें 5%, 12%, 18% या 28% की दर से कर जो है लिया जाता है। कर का प्रभाव किस पर पड़ता है? किसी भी कर को लगाते समय दो बातें ध्यान में रखा जाता है। उस कर से कितनी आमदनी होगी, मतलब सरकार को कितनी आमदनी होगी, उस कर का असर किस पर होगा, अमीर या गरीब पर। मतलब कि कोई भी वस्तु पर जब कर लगाया जाता है तो सरकार यह भी ध्यान रखती है कि उससे आमदनी कितनी होगी और उस पर कर लगाने से जो एक सामान्य नागरिक होगा यानी कि गरीब आदमी और अमीर आदमी पर उस कर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार वस्तुओं पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है। वस्तु और सेवाओं पर कर लगाने से उस वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे किसी भी वस्तु को खरीदने पर निर्धारित कर देना पड़ता है। इसका असर कम करने के लिए सरकार की कोशिश होती है कि वह जरूरत की चीजें जैसे नमक, साबुन, तेल, खाद्यान्न सामान आदि पर कर जो कम दर से कर लगाए और विलासिता की वस्तु जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, कार हो गया, इस पर ज्यादा कर लगाए, क्योंकि जो जरूरत की जो चीजें होती हैं वो अमीर हो या गरीब सभी को उसको खरीदना होता है, तो उस पर इसलिए सरकार जो है कम कर लगाएगी और उसको सभी लोग खरीदेंगे तो सरकार पास में कर अधिक आएगा। और जो विलासिता की चीजें हैं तो जिनके पास में पैसे होंगे वही खरीद पाएगा, तो इससे सरकार के पास में उस पर ज्यादा कर लगाएगी तो कि सरकार के पास में कर जो है आएगा। लेकिन जरूरत की चीजों को अधिक कर इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये अधिक मात्रा में बिकती हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं या वैसी चीजें जो केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं इसमें कम कर इकट्ठा होता है।
हमारे द्वारा सरकार को कर देना आवश्यक है। कर एकत्रित करने के लिए सरकार समय निर्धारित करती है, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा तय किए गए कर को निश्चित समय में जमा करें। साथ ही सरकार का भी कर्तव्य है कि कर द्वारा प्राप्त आय को सही रूप में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खर्च करें। तो आप लोग आज जान गए होंगे कि कर हमको क्यों देना अनिवार्य है और इस कर का उपयोग जो है सरकार जो है हमारी ही सुविधाओं के लिए करती है। तो इस प्रकार से आज ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।